वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आज के दूसरे लेक्चर में। हमारे एग्जाम बूस्टर प्रैक्टिस सेट 2 का 25 क्वेश्चन मैंने एक लेक्चर में आज डिस्कस किया था। थोड़ा जल्दी किया है लेकिन सारे एक्सप्लेनेशन के साथ और रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। आज का हमारा दूसरा लेक्चर उसी सेट के अगले 25 क्वेश्चन, जो इस सेट के आखिरी 25 क्वेश्चन है, इनको हम लोग बिल्कुल वैसे ही जल्दी लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे सेकेंड लेक्चर के पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्शन 6 इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 6 किस चीज से संबंधित है? हेड्स ऑफ इनकम जो पांचों हैं वो नहीं है, एग्रीकल्चरल और हाउस प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड नहीं है। ये सिंपल सा है, रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 में है, जो ये बताता है कि आप रेसिडेंट होंगे, नॉन रेसिडेंट होंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, चाहे वो कंपनी के लिए हो, इंडिविजुअल्स के लिए हो, सेक्शन 6 में है। यहां पर आपका होमवर्क है कि आपको ये देखना है कि हेड्स ऑफ इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम ये कौन से सेक्शन में दी है। इजीली आपको मिल जाएगी। हम आज के आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग किसका हिस्सा है? क्या वो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है? नहीं। मॉनेटरी या फिस्कल? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी मनी की सप्लाई को घटाने बढ़ाने के लिए होती है। मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्न करता है आरबीआई, जिसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का काम है बनाना, ये आरबीआई नहीं बनाती है। फिस्कल पॉलिसी में पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर से जुड़ी हुई चीजें डिसाइड होती हैं। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। जब हमारे बजट का एक्सपेक्टेड रिसीट एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से कम हो जाता है, उस कमी को बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। इस घाटे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट या तो नए करेंसी नोट्स इशू कर सकती है आरबीआई की मदद से, या बोरोइंग कर सकती है पब्लिक से, आरबीआई से और भी सोर्सेस से। जब गवर्नमेंट नए करेंसी नोट्स इशू करके इस डेफिसिट को पूरा करती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्योंकि इससे मनी की सप्लाई डायरेक्टली बढ़ती है, इन्फ्लेशन का खतरा होता है, तो पिछले कई सालों से गवर्नमेंट ने डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा न लेकर के इस घाटे को पूरा करने के लिए बोरोइंग का सहारा लिया है। तो इसका सही आंसर है फिस्कल पॉलिसी। अगले प्रश्न पर आते हैं। आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के आने के बाद उनकी कैपिटल का रेशियो क्या होना चाहिए? देखिए, इसका सीधा सा आंसर है, पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि नए पार्टनर के आने के बाद कैपिटल को किसी रेशियो में एडजस्ट करने की आवश्यकता है। ये पूरी तरह से पार्टनरशिप के आपस के एग्रीमेंट पर डिपेंड है कि नए पार्टनर के बाद वो कैपिटल को किस रेशियो में रखना चाहते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है एग्रीड रेशियो। ये आया हुआ प्रश्न भी है पिछले क्वेश्चंस में, पिछले एग्जाम्स में। देखिए, डिसॉल्यूशन के समय जो लॉस होता है वो पार्टनर्स द्वारा किस रेशियो में बांटना चाहिए? इक्वल रेशियो, कैपिटल रेशियो नहीं है। गेनिंग रेशियो तो पार्टनर के रिटायरमेंट के समय निकाला जाता है। इसका आंसर है एग्जिस्टिंग रेशियो। रिटायरमेंट, डिसॉल्यूशन के समय जो भी उनका उस समय का एग्जिस्टिंग रेशियो होगा, मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं, 3:3 उनका रेशियो है, तो ये रेशियो होगा, जो भी उनका एग्जिस्टिंग रेशियो होगा उसी रेशियो में वो बांटेंगे लॉस को, अगर कोई विपरीत उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो। अगला क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को कहां कट करता है? इकोनॉमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक ये कर्व बनाते हैं हम लोग, नीचे है ये आउटपुट, इधर लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का कर्व इस तरह से यू शेप होता है, मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप होता है। जिस जगह पर मार्जिनल कॉस्ट
एवरेज कॉस्ट को काटता है वो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है, इसके बाद एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर है वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। जहां एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा उस जगह पे मार्जिनल कॉस्ट उसको कट करता है। अगले क्वेश्चन पर, एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कहां होगा, अर्थव्यवस्था संतुलन कहां होती है? देखिए, जहां इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जहां सेविंग जीरो होती है, क्योंकि हम जितना इनकम कर रहे हैं वो पूरा कंज्यूम कर दे रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होता। इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होती है, और एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो सेविंग और कंजम्पशन का टोटल होता है। इनके कैंसिल होने के बाद सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाता है। तो जिस जगह पर एडी और एएस बराबर होता है वहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम पर एडीएएस भी बराबर होता है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होता है। इसके बाद है, भारत में दिसंबर 2022 तक कितने नेशनलाइज बैंक थे, राष्ट्रीयकृत बैंक? पहले तो इनकी संख्या ज्यादा थी। एक बार 1969 में बड़ा नेशनलाइजेशन हुआ है, 1980 में भी हुआ है, ये आपने पढ़ा जरूर होगा। इनकी संख्या पहले काफी अधिक थी, फिर विलय होते मर्ज होने के बाद इस डेट पर भी और आज की तारीख में 2025 में भी भारत में 12 नेशनलाइज बैंक बचे हैं जो काम कर रहे हैं, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन फॉरेन बैंक है? फेडरल बैंक, आईएनजी वेस्ट या यस बैंक? उत्तर है तीनों में से कोई भी फॉरेन बैंक की कैटेगरी में भारत में नहीं है, ये तीनों भारत के ही बैंक हैं। तो आंसर है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, इसमें से डिस्पर्सन का कौन मेजर सारी वैल्यूज पर बेस्ड है? क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1, सारी वैल्यूज पर बेस्ड नहीं है। रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट है, ये भी सारी वैल्यूज पर बेस्ड नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो डेविएशन निकालने का सबसे कॉमन तरीका है, सबसे पॉपुलर तरीका है, उसका एक कारण ये भी है कि सीरीज की सारी वैल्यूज को इंक्लूड करते हुए ये निकाला जाता है। इसके बाद है, कंपनी का चार्टर किसको बोलते हैं? देखिए, कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जिसको चार्टर भी बोलते हैं, प्राइम डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। इससे महत्वपूर्ण कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। दिस इज द प्राइम डॉक्यूमेंट, दिस इज द चार्टर। मेमोरेंडम से बाहर किया गया कोई भी काम कंपनी के लिए बाध्य नहीं है, वो पूरी तरह से नल एंड वॉइड माना जाता है। अगला प्रश्न है, कंपनी की बैलेंस शीट में लूज टूल्स कहां दिखाते हैं? आमतौर पे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में लूज टूल्स को हम लोग करेंट एसेट्स मानते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट 2013 कंपनीज एक्ट के मुताबिक लूज टूल्स को कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज में ही ऐड करके दिखाया जाता है। सो लूज टूल्स इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फैक्ट्री कॉस्ट किसको बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक फॉर्मूला लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ने के बाद प्राइम कॉस्ट आती है। प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं तो आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट को ही वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड को ही वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं।
तो इसका आंसर है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये जोड़ने पर फैक्ट्री कॉस्ट आती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के सेल्स में बायर जो है वो आखिरी फाइनल पेमेंट देने के बाद ही गुड्स का ओनर बनता है? देखिए, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आप कॉन्ट्रैक्ट करते ही ओनर बन जाते हैं, पैसा दिए हो या ना दिए हो, ऑल ऑफ दीज इसीलिए हो भी नहीं सकता। क्रेडिट सेल्स में ओनर तो आप बन जाते हैं एग्रीमेंट के अनुसार, पैसा भले आप बाद में देते हैं। ये हायर परचेज सिस्टम है जिसमें आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट देते हैं, जिसको एग्जैक्टली हायर परचेज चार्जेस बोलते हैं। इसमें आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद ही सेलर आपको ओनरशिप ट्रांसफर करता है। अगला प्रश्न है, डिसीजन मेकिंग कौन करता है? देखिए, आमतौर पे बड़ा आसान भी है, कंफ्यूज भी करता है। अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते भी हैं, सेंड भी करते हैं कि डिसीजन तो टॉप मैनेजमेंट लेता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, मैनेजमेंट के सारे फंक्शन हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर होते हैं। तो प्लानिंग भी हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है। ये अलग बात है कि टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है, पॉलिसी डिसीजन करता है, लेकिन मिडिल और लोअर लेवल पर भी डिसीजन लिए जाते हैं क्योंकि वो भी मैनेजर्स हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, इसमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? क्या सिलेक्शन के बाद सीधे ट्रेनिंग शुरू हो जाती है या डेवलपमेंट? दोनों गलत है। सिलेक्शन के बाद पहले प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट के बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है, वो ओवरऑल पर्सनालिटी स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है। ट्रेनिंग जनरली किसी खास स्किल को इंप्रूव करने के लिए होती है। इसका सही जो सीक्वेंस है वो सी है, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। इसके बाद है वो स्ट्रेटेजी जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाकर और वेराइटी ऑफ जॉब इंप्रूव करके। इसको क्या बोलते हैं? देखिए, काफी मिलते जुलते से शब्द लगते हैं, कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है अलग तरीके का काम देना, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट एम्प्लॉइज का हो और वो मोटिवेट हो सके इसको अचीव करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक डेफिनेशन लिखी है, पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू बाई। इसको क्या बोलते हैं? देखिए, ये एग्जैक्टली आप खोजेंगे तो मिलेगा, ये एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन है, क्योंकि ये पेड फॉर्म होता है, ये इसका एक फीचर है। ये नॉन पर्सनल होता है। पर्सनल सेलिंग जो होती है वो नॉन पर्सनल नहीं, पर्सनल होती है। मार्केटिंग मिक्स बिल्कुल अलग चीज है। इसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मिक्सचर तैयार किया जाता है, स्ट्रेटजीज मतलब तैयार की जाती है। सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग के अलावा जो स्ट्रेटजीज होती हैं, गिफ्ट देना, कूपन्स देना, फ्री देना और इसके अलावा कंटेस्ट कराना, ऑफ सीजन डिस्काउंट, ये सब सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज में आती है। एडवर्टाइजमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन यही होती है, इसी में इसके फीचर्स भी छुपे हुए हैं। आज का अगला क्वेश्चन, मोनोसोनी किसको बोलते हैं? आपने मोनोपोली सुना है। मोनोपोली, मोनो मतलब होता है सिंगल और पोली मतलब होता है सेलर। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर बट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक इसका उल्टा मोनोसोनी होता है सिंगल बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। वन बायर एंड मैनी सेलर्स, ये इसका सही आंसर है। एक होता है बाइलेटरल मोनोपोली। बाइलेटरल मोनोपोली का मतलब होता है एक बायर और एक ही सेलर, वन बायर एंड वन सेलर, ये होता है बाइलेटरल मोनोपोली। इसका सही उत्तर है
मोनोप्सोनी का वन बायर एंड मेनी सेलर। देखिए लिखा है हेल्थ और एजुकेशन सेस का रेट क्या है इस असेसमेंट ईयर के लिए, या जो चालू असेसमेंट ईयर है 2025-26 इसके लिए ये सेम है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगता है, जिसकी भी इनकम टैक्सेबल हो, चाहे कितना भी टैक्स बने, 100 रुपया भी टैक्स बने, उस पर हेल्थ और एजुकेशन सेस लगता है 4%। अगर किसी की इनकम हाई है, सरचार्ज की कैटेगरी में है, तो पहले सरचार्ज ऐड होता है, फिर उस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट टैक्स रेट। देखिए इसका सिंपल सा आंसर है हाईएस्ट टैक्स रेट, ये 21-22 फाइनेंशियल ईयर हो या करेंट फाइनेंशियल ईयर हो, इंडिया में अभी जो हाईएस्ट टैक्स रेट स्लैब है इनकम टैक्स का वो 30% है, सबसे ज्यादा। इसके बाद आते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। एक चैरिटेबल संस्था जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, उसको किसी ने डोनेशन दिया किसी खास पर्पस के लिए, मान लेते हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो वो इनकी इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो खास मकसद से मिली है। वो कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएगी, एसेट तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है, ये लायबिलिटी है। अगर ये जनरल डोनेशन होता तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में इसको दिखाते। इसका सही आंसर है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है, आपने मान लेते पुराना फर्नीचर बेचा, आप फर्नीचर के व्यापारी नहीं हैं, उसको आपने गलती से सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। ये किस प्रकार की एरर है? ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की गलती है कि अगर आपने गुड्स के अलावा कुछ और बेचा, उसको गलती से सेल्स मान लिया। अगर ऐसा आप कोई गलती करते हैं तो उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है। एरर ऑफ ऑमिशन में भूल जाना होता है। कंपनसेटिंग एरर मतलब एक गलती और दूसरी गलती मिलके उसको नेग्लिजिबल कर दें। कहीं आपने 100 रुपया अधिक डेबिट कर दिया किसी अकाउंट में, उसी को कहीं पर अधिक क्रेडिट कर दिया, तो वो बराबर हो जाएगा। इस तरीके से एरर ऑफ कंपनसेशन होती है। इसका आंसर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगला है, एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म है, मिस्टर एक्स चला रहे हैं 4 बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के संग, वो किस कैटेगरी में आएगी? देखिए अनरजिस्टर्ड है तो कंपनी हो ही नहीं सकती। पार्टनरशिप एग्रीमेंट से होता है, एग्रीमेंट का कहीं जिक्र नहीं है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और सोल ट्रेडर में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये एचयूएफ नहीं है, क्योंकि इसमें कर्ता का कहीं जिक्र नहीं है, बाकी फैमिली मेंबर्स का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो इसका आंसर है सोल ट्रेडर। खाली बच्चों के संग और ग्रैंड चिल्ड्रन के संग व्यापार करना उसको एचयूएफ घोषित नहीं करवाता है। देखिए रजिस्ट्रेशन कहां कंपलसरी नहीं है, जो 1 पर्सन कंपनी भी कंपनी ही है, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिना रजिस्ट्रेशन के बनती नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप कराते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर नहीं कराते हैं तो आप उन बेनिफिट से चूक जाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। आज के अगले क्वेश्चन में, कंपनी, पब्लिक कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट टोटल मैनेजरियल रेम्युनरेशन के रूप में बांट सकती है? इसका सही आंसर है 11%, 11%। कंपनी अपने ओवरऑल मैनेजरियल पोजीशंस में सारे पोजीशंस को मिलाकर के 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से अधिक रिम्यूनरेशन नहीं बांट सकती है। अगर वो ऐसा करना चाहती है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और भी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं।
तो इसका सही उत्तर है 11%। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। 2 लेक्चर में मिलाकर आज मैंने 50 क्वेश्चंस आपके संग डिस्कस किए। अगला प्रैक्टिस सेट तैयार है तो बहुत जल्दी इसके क्वेश्चंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। टेलीग्राम पर भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स शेयर किए हैं। अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी तरीके से और हेल्प चाहते हैं और संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो, अगर अपने काम के लिए यूजफुल लग रही हो तो आप जल्दी इसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि वीडियोस लेक्चर्स आपको समय पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून।